हमले में एक रिहायशी इमारत में भी आग लग गई। खार्किव स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिसकी तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। हवाई हमलों की वजह से खार्किव छोड़ने को अब लोग मजबूर हो चुके हैं। तो लगातार यूक्रेन से पलायन लोग कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इस बीच रूस की चेतावनी के बाद पोलैंड ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोलैंड ने भी ये कहा है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं होने देंगे। रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि नेटो देश अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकते हैं। ब्लिंकन ने कहा था अगर पोलैंड ऐसा करता है तो अमेरिका उसकी मदद कर भरपाई कर देगा। लेकिन आपको याद होगा, रूस ने जंग ऐलान के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी भी और देश ने यूक्रेन और रूस के बीच आने की कोशिश की या यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो अंजाम उसे भी भुगतना होगा। और कल भी ये बड़ी खबर आई थी, जानकारी आई थी किस तरह से रूस अपने विरोधी देशों की एक सूची तैयार कर रहा है और उन पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में पड़ोसी देश यूक्रेन की मदद करने से अब पीछे हट रहे हैं। जमीन के इस्तेमाल को माना जाएगा जंग, रूस ने ये चेतावनी दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 12 दिनों में आज तीसरी बार दोनों देशों के प्रतिनिधि एक टेबल पर आ रहे हैं। इन 12 दिनों में यूक्रेन के कई शहर रूसी हमलों से बड़ी बर्बादी झेल चुके हैं। लाखों की संख्या में शरणार्थी अपना देश, अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। जंग के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कई देशों ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर युद्ध विराम की पहल की है। 12 दिनों में दुनिया ने युद्ध और तबाही की कई तस्वीरें देखी हैं। और साथ ही आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन जंग में अब तक क्या कुछ हुआ है। इरपिन में लगातार हमले हो रहे थे, वहां पर सैन्य अस्पताल को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए और 2 बच्चों की मौत समेत 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को अलग रहने के लिए कहा, चेतावनी दी और उस बीच पोलैंड का भी बयान आया कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन को करने नहीं देंगे। रूस और यूक्रेन जंग के 12 दिन बीत चुके हैं, आज 12वां दिन है। 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे तबाही का मंजर आप हर एक तस्वीर में देख सकते हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों की जिंदगी पर संकट बना हुआ है। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने को मजबूर है, पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। रूसी सेना की बमबारी से बर्बाद हो रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब पश्चिमी देशों की चुप्पी से बेहद नाराज हैं। जेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ तमाम बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे, इसीलिए वो खुलेआम इस तरह जानमाल की तबाही कर रहा है। Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите. Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. रूस की सेना ने कीव की घेराबंदी कर रखी है। कीव के गवर्नर से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने कहा कि पुतिन को सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कीव का बच्चा बच्चा तैयार है।
बार जो खतरा बढ़ता जा रहा है, रूसी फौजों का दबदबा आगे की ओर बढ़ रहा है, सवाल सबके मन में ये उठता है कि आखिर कब तक और आखिर किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला होना है। गवर्नर जो कीव रीजन के हैं, ओलेक्सी कुलेबा, हमारे साथ इस समय है और उनसे हम ये चीजें जानते हैं सीधे। गौरव सावंत भी हमारे साथ इस पूरे दौरान इस बातचीत में रहेंगे। सर, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द रशियन फोर्सेस हैव रीच्ड very near to Kyiv and they want to lay a siege. What is the current situation? Значит, 11 дней назад русские войска перешли границу со стороны Белоруссии и вторглись сразу в Киевскую область. So 11 days ago, it's just a 90-mile distance from the Belarus border to Kiev. Why haven't they succeeded? If we look at this map of Kiev, this is Kiev. You're the governor of this entire region. Where are the Russian forces right now? Сейчас русские войска, наверное, лучше будет показывать на карте, они сосредоточены на 3 основных направлениях. Even the civilians have taken up arms. Everybody is willing to fight. Would you say that Kyiv is completely ready to defend itself and that a big challenge is being presented to the Russian forces? На сегодняшний день каждый гражданин Украины понимает, что происходит оккупация нашей страны, нашей территории. 99,9% населения нашей страны готово брать оружие в руках и защищать каждый сантиметр нашей Родины. Поэтому Киевская область, Киев, Харьков, любой другой регион будет биться до последнего за каждый наш дом. So the attack that's coming in from the north, Irpin or some of the other areas that they're targeting, that's where we are told that civilian areas. Is it true that civilian areas are also in the line of fire? Is it also true that the Russian forces are also moving from the south? So the attack is coming from the north, south and east. How soon do you think will Kyiv be directly under attack? Действительно, у нас сейчас бои уже идут под Киевом. И сейчас бои идут за 4 города, которые выступают форпостом. Это Гостомель, Буча, Ирпень и Ворзель. Что важно знать вам, это то, что это пригород Киева, в котором живут по большому счету киевляне. Они каждый день, 400 тысяч человек ездило в Киев на работу и возвращалось в свои города, которые по большому счету являются наполовину рекреационными городами. So how worried are you because of this? Because civilian areas completely being targeted will be a big thing because there are a lot of people, millions who've decided not to leave. Действительно, здесь находится гражданское население в большинстве своем. Эти люди попали в зону активных боевых действий, больших боевых действий. Мы не понимаем на сегодняшний день, какое количество у нас пострадавших из-за этого конфликта. Но мы точно понимаем, что инфраструктура этих городов, жизнь наших людей разрушена русскими захватчиками, которые зашли со стороны другого государства, Белоруссии. यूक्रेन और रूस के बीच एक तरफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ तीसरे दौर की बातचीत होनी है। रूस अपने हमले हर दिन तीखे करता जा रहा है। मिसाइल हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है, धमाकों की आवाजें और तेज होती जा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में तनाव से भरी शांति है, लेकिन कीव के आसपास युद्ध का जो बवंडर है वो सब कुछ धूल में मिलाता जा रहा है। पूरा यूक्रेन इस वक्त किस तरह की तबाही का सामना कर रहा है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। अब रूस की फौज के रहमो करम पर इधर इशारा मिलेगा, उधर कीव की सड़कों पर तबाही मचेगी। कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर इरपिन में इस तरह के धमाके हो रहे हैं और लोग कुछ इस तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे। कीव की सीमाओं पर रूस के सैनिक तैयार हैं हमले के लिए और कीव के रास्तों पर यूक्रेन के सैनिक मुस्तैद हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
यूक्रेन के शहर तबाही झेल रहे हैं। कीव वो आखिरी किला है जिसकी दीवारें गिराना रूस का मकसद है। इसीलिए अब कीव के लिए आज की रात है भारी, क्योंकि आखिरी वार की है अब तैयारी। Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. जेलेंस्की अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन ने उन्हें आखिरी चेतावनी दे दी। और ये धमकी खोखली नहीं है, क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो किया। 3 दिन पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि सभी नागरिक जो हैं वो कीव खाली कर दें ताकि हमले के वक्त यहाँ सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो सके। जहां तक इनका सवाल है, जो जवान लोग हैं 20 से 50 के बीच में, हाँ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये रिक्वेस्ट जारी की थी कि ये लोग ना छोड़े और देश के लड़े। इनके साथ जबरदस्ती हो रही नहीं हो रही, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। कीव को छोड़कर अब तक उसके आसपास के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। कीव से 35 किलोमीटर दूर होस्टोमेल का हाल देखिए। होस्टोमेल की तबाही तो कुछ भी नहीं। खार्किव का जो हाल रूस के हमलों में हुआ है, वो शहर अब शहर नहीं रहा। खार्किव में यूक्रेन और रूस की सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के एक और शहर मारियुपोल का हाल देखिए। यहाँ पर रूस बड़े हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा शहर धुएं के गुबार में ढक गया। रूस यूक्रेन के शहरों में कितने ताकतवर बमों से हमला कर रहा है, इसकी तस्वीरें बेलगोरोड से आई हैं। यहाँ बीती रात 2 धमाके सुनाई दिए। धमाका इतनी तेज था कि दूर गिरे बम के शॉकवेव से गाड़ियों में अलार्म बजने लगे। ये तस्वीरें नोवोस्कोप से सामने आई, जिसमें रूस के सैनिकों के सामने आम नागरिक विरोध करने लगे तो हवाई फायरिंग की गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक नागरिक पर गोली भी चलाई गई। कीव पर आखिरी हमले से पहले रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को धूल में मिला रही है। जंग के 11वें दिन भी रूस की बमबारी कम नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कीव पर नियंत्रण पाने तक ये बमबारी रुकने की संभावना भी नजर नहीं आती। कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, मोहसिन खान, श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देश रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे हैं और रूसी राष्ट्रपति लगातार ऐसे देशों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के शहर शहर में रूसी सेना की घेराबंदी है। इस घेराबंदी के खिलाफ यूक्रेन मोर्चा संभाले हुए है और दुनिया भर के देश रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हैं। दुनिया भर से रूस के खिलाफ उठ रही आवाज के बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर से ललकारा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को युद्ध की तरह बताया। अपने नए बयान में पुतिन ने यूक्रेन के बहाने ब्रिटेन को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि ब्रिटेन और यूक्रेन की मिलीभगत को कभी नहीं भूलेंगे। रूस की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन में ब्रिटिश हथियारों से रूसी सेना पर हमले किए गए। इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करने की जेलेंस्की की मांग पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को आंख दिखा चुके हैं। चेतावनी भरे अंदाज में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो इसे जंग समझा जाएगा। Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно. На самой территории направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте
той страны, с территории которой будут закрыты. पुतिन के इस कड़े रुख के बीच ब्रिटेन ने भी रूस पर नकेल कसने के लिए 6 पॉइंट प्लान बनाया है। बोरिस जॉनसन के प्लान के मुताबिक विश्व के नेताओं को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय गठबंधन जुटाना चाहिए। दुनिया को आत्मरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए। सैन्य कार्रवाई को सही ठहरा रहे रूस का विरोध किया जाए। युद्ध पर राजनयिक निर्णय किए जाने चाहिए, लेकिन इसमें केवल यूक्रेन की वैध सरकार की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। नाटो देशों में सुरक्षा और एक्शन लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए तेज अभियान होना चाहिए। उधर दुनिया की बड़ी शक्तियां भले ही अभी खुलकर युद्ध में यूक्रेन का साथ ना दे रही, लेकिन पिछले रास्ते से यूक्रेन की सेना की मदद जारी है। समय जो प्रयास हो रहा है पश्चिमी देशों का, वो किसी भी तरह यूक्रेन की मदद, सैनिक साजो सामान और अब तो अपने वो वेटरन्स भी दे रहे हैं, चाहे औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, आसपास के देशों से, फ्रांस से कई वेटरन्स जो अफगानिस्तान, इराक और जंगों में लड़ चुके हैं, वो यहां पर आ रहे हैं। पोलैंड में यहां के 70 पायलट जा चुके हैं जो लड़ाकू विमानों का इंतजार कर रहे हैं, मिसाइलों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है औपचारिक तौर पर अगर ये देश मदद नहीं कर सकते तो आर्थिक प्रतिबंध तो लगा ही रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ वो साजो सामान भी दे रहे हैं युद्ध के, और अपने रिटायर्ड वॉलंटियर्स या मर्सनरीज को जाने से रोक नहीं रहे हैं। दुनिया भर की इन कोशिशों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी हुंकार भर रहे हैं। वो आखिरी सांस तक लड़ने का दम भर रहे हैं। वो भी दुनिया को चेता रहे हैं कि रूस को नहीं रोका गया तो कोई नहीं बचेगा। В этом каждый день лжецы. Это их работа. Врать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. तबाही के मंजर के बीच दुनिया भर के देश रूस को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह, पवन कुमार और सैयद मोहसिन खान के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के बीच दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य सामानों को नेस्तनाबूद करने की बात कह रहा है, तो यूक्रेन रणभूमि में कड़ी टक्कर का दम भर रहा है। बीते 11 दिनों से यूक्रेन के आसमान पर रूस के जंगी विमान गरज रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर लगातार गोला बारूद बरस रहे हैं। बीते 11 दिनों से यूक्रेन के शहर शहर युद्ध क्षेत्र बने हुए हैं, जहां रत्ती भर शांति से पहले धमाकों का शोर गूंज उठता है। युद्ध की तबाही और त्रासदी के बीच दोनों देशों के बीच एक और जंग जारी है। 11 दिन बाद दोनों पक्ष का दावा है कि जंग के मैदान में उनका पलड़ा भारी है। भीषण हमलों के बीच रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दम भर रहा है। रूस का दावा है कि अब तक यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैन्य साजो सामान को तबाह किया जा चुका है, जिसमें 88 लड़ाकू विमान, 750 टैंक भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक उसने 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। अब तक युद्ध भूमि में 88 रूसी हेलीकॉप्टर ढेर किए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 5 रूसी जेट विमानों को भी यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह करने का दावा किया है। दोनों देशों में से किसके दावे सच्चे हैं ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इससे ये बात तो सामने है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने की रूस की मंशा को हर दिन कड़ी चुनौती मिल रही है। एक दिन आप देख लीजिए, रूस को सिंगल डे सबसे अधिक लॉसेस हुए हैं। हवाई जंग जो वो अपने हेलीकॉप्टर्स को लेकर आता है, अपने फाइटर प्लेन्स को लेकर आता है, उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस उसे एक दिन के अंदर, जिसमें कि 3 जेट्स बताए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं, कुल मिलाकर 8 आप इसकी संख्या समझ लीजिए। 2 Su-35, 2 Su-34, 2 Su-25, साथ में 3 हेलीकॉप्टर्स, 1 UAV, और ये सारी कुछ मिलाकर कुल संख्या हो जाती है 8। अब अगर रूस को एक दिन में इतने आक्रमण को झेलना पड़ रहा है, अगर इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो उसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक दिशा की
जो खबरें निकल रही हैं कि तबाही कितनी हो रही है, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से बता दिया जाए उसे या फिर रूस की तरफ से उसका दावा किया जाए, लेकिन अगर एक दिन में इस चीज का कॉन्फर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि रूस को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इन दावों से ये साफ है कि रणभूमि में जारी युद्ध के बीच दोनों देश दबाव बनाने के लिए हथियार के साथ प्रचार का भी सहारा ले रहे हैं, ताकि युद्ध के बीच अपनी बढ़त के संदेश पहुंचाए जा सके। हालांकि रूस की इस कोशिश को जमीनी लड़ाई में यूक्रेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन की का रेजिस्टेंस है। यूक्रेन ने जो पलटवार किया, ये रूस क्या दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी ये जंग चल सकती है अगर रूस अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध में आ जाता, अगर वो जंग के मैदान में अपना सब कुछ झोंक दिया होता। ठीक है, उसने कोशिश की थी कि वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसके साथ रहे, जो नागरिक है उसके साथ रहे, किसी को नाराज न करे, इसीलिए उस तरह की क्षति न पहुंचे। और जब आप हाथ बांध कर किसी को मारते हैं तो फिर आप पूरा जोर अपना लगा ही नहीं पाते हैं। रूस भी अपना पूरा जोर उस वजह से नहीं लगा पाया, लेकिन आज की तारीख में यह मानना जरा सा मुश्किल है कि रूस पूरा जोर लगाना नहीं चाहता है। उधर दोनों देशों के इन दावों के बीच जंग की सबसे ज्यादा मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। यूएन के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के 11 दिनों में 351 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध की विनाश लीला जारी है। 11 दिन बाद भी कीव रूस के कब्जे से बाहर है। हर ओर तबाही बरस रही है। शहर के शहर खंडहर होते जा रहे हैं। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह और पवन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस की ओर से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कीव पर कब्जे के लिए रूस जंग को तेज कर रहा है। इरपिन में भी गोलीबारी तेज हो गई है। हमारे संवाददाता राजेश पवार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us just fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And it's very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Boom, just. It's very close. It's very close. And the bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. Everybody is running now. All vehicles leaving. Panic everywhere. Bombs falling very close. यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौट रहे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक।